नमस्कार। चिंता यानी एंजाइटी एक ऐसी भावना है जिसे हम सब महसूस करते हैं, है ना? पर कभी-कभी ये हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है। तो आज हम चिंता से जुड़े विकारों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है और इनसे निपटने के क्या रास्ते हो सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एंग्जाइटी मतलब कुछ बुरा, कुछ ऐसा जिससे छुटकारा पाना ही बेहतर है। पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? या फिर इसका कोई मकसद भी हो सकता है? तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ चिंता हमारी दोस्त हो सकती है। ये हमें किसी एग्जाम के लिए पढ़ने या किसी खतरे से बचने के लिए तैयार करती है। लेकिन एक लाइन होती है, जब चिंता इतनी बढ़ जाए कि हम ठीक से सोच भी ना पाएं, कोई काम ना कर पाएं, तब ये एक समस्या बन जाती है और इसी को हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो सवाल ये है कि वो लाइन आखिर है कहाँ? एक नॉर्मल सी चिंता कब एक गंभीर बीमारी बन जाती है? इसका जवाब ये है कि जब चिंता लगातार बनी रहे और हमारी जिंदगी में इतनी रुकावट डालने लगे कि हम अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से ना कर पाएं। मेडिकल भाषा में चिंता विकार को कुछ इस तरह से बताया गया है। ये सिर्फ एक बुरा दिन या एक तनाव भरा हफ्ता नहीं है। ये वो क्या होगा अगर वाली लगातार चिंता है जो महीनों या सालों तक चलती है और जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देती है। चिंता की एक बहुत ही अजीब बात है, ये खुद को जिंदा रखती है, एक चक्र की तरह। देखिए होता क्या है, कोई खतरा महसूस होता है जिससे चिंता होती है। अब इस चिंता से बचने के लिए हम उन स्थितियों से दूर भागने लगते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए तो राहत मिलती है, पर लंबे समय में हमारा डर और भी मजबूत हो जाता है। चिंता विकार कई तरह के होते हैं। इस चर्चा में हम 3 सबसे आम प्रकारों पर ध्यान देंगे: पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। चलिए इन तीनों को फटाफट समझते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में डर के अचानक और बहुत तेज दौरे पड़ते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर सामाजिक हालात से जुड़ा है, जहां हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं। और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को लेकर लगातार और बहुत ज्यादा चिंता बनी रहती है। यहाँ एक चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 13। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर अक्सर किशोरावस्था में, मतलब औसतन 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। ये एक जरूरी बात याद दिलाता है कि चिंता सिर्फ बड़ों की समस्या नहीं है, ये हमारे बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है, ठीक उस उम्र में जब वो अपनी पहचान बना रहे होते हैं। और ये आंकड़ा भी उतना ही परेशान करने वाला है, 10 साल। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग मदद मांगने से पहले औसतन एक दशक तक इंतजार करते हैं। ये दिखाता है कि ये हालत कितनी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घर कर जाती है और हम इसे सामान्य मानकर चुपचाप सहते रहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर आमतौर पर थोड़ा बाद में शुरू होता है, औसतन 30 साल की उम्र के आसपास। दिलचस्प बात यह है कि 45 साल की उम्र के बाद इसका पहली बार होना बहुत ही कम देखा गया है, जो डॉक्टरों को दूसरे संभावित कारणों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो जब कोई इन लक्षणों के साथ आता है तो डॉक्टर सही नतीजे तक कैसे पहुंचते हैं? चिंता विकार का पता लगाना सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट पर टिक लगाने जैसा नहीं है। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि असल में हो क्या रहा है और आगे का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। ये फ्लोचार्ट दिखाता है कि एक हेल्थ प्रोफेशनल कैसे सोचता है। वो सामान्य चिंता से शुरू करते हैं, फिर लक्षणों की गंभीरता को देखते हैं। वो पूछते हैं, आपके लक्षण और डर क्या है? ये आपको क्या करने से रोकता है? ये कितने समय से है? इन्हीं सवालों के जवाब से निदान और इलाज का प्लान बनता है। ये बात इस पर जोर देती है कि सिर्फ पता लगना ही कितना असरदार हो सकता है। कभी कभी बस ये जान लेना कि आप जिस चीज से गुजर रहे हैं उसका एक नाम है और उसका इलाज हो सकता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत होती है। अच्छी खबर यह है कि चिंता विकारों के लिए बहुत असरदार इलाज मौजूद हैं। ये कोई अंधेरी सुरंग नहीं है, रिकवरी के लिए साफ रास्ते हैं। सबसे असरदार इलाजों में से एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल थेरेपी है। ये लोगों को उन नेगेटिव सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करती है जो चिंता के चक्र को चलाते रहते हैं। ये उन्हें चिंता से निपटने के लिए नए स्किल सिखाती है। तो हमारे पास क्या विकल्प हैं? ये स्लाइड 3 मुख्य इलाजों की तुलना करती है। पहला है पारंपरिक आमने सामने सीबीटी, जिस पर बहुत रिसर्च हुई है। दूसरा है डिजिटल सीबीटी, जो ऑनलाइन उपलब्ध है और उतना ही असरदार है। और तीसरा है दवाएं, जैसे एसएसआरआई, जो एक तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और लगभग आधे लोगों में लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं। थेरेपी और दवाओं के अलावा तेज चिंता के पलों को संभालने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी हैं। ये धीमी सांस लेने की तकनीक एक जबरदस्त उदाहरण है।
4 सेकंड के लिए सांस लेना, 2 के लिए रोकना और 6 के लिए धीरे धीरे छोड़ना शरीर की पैनिक वाली हालत को शांत करने में मदद कर सकता है। आखिर में, इलाज का मकसद सिर्फ लक्षणों को कम करना नहीं है। इसका मकसद एक ऐसी जिंदगी में वापस लौटना है जो डर और बचाव से कंट्रोल नहीं होती है। ये बात सच में इलाज के असली मकसद को बताती है। कामयाबी का मतलब है कि चिंता अब ड्राइवर की सीट पर नहीं है। इसका मतलब है कि एक इंसान उन चीजों को करने के लिए आजाद है जिन्हें वो करना चाहता है, बिना लगातार चिंता के। तो हम इस विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर चिंता जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रही हो तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है? रिकवरी का लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि खुलकर जीना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।